कश्मीर की गहरी वादी में बसा शीतगढ़ गांव। पूर्णिमा की रात ठीक 12:30 पर चारों तरफ घना कोहरा और गहरी बर्फ फैली हुई थी। गांव के बाहर जमी हुई विशाल झील के किनारे बूढ़ा बिरजू अपनी भटकी हुई भेड़ों को ढूंढ रहा था। इतनी कड़ाके की ठंड में ये भेड़ें आखिर कहाँ चली गईं? इस वक्त तो मैं घर में बैठकर आग तापते तापते सो जाता, पर नहीं, इन जानवरों की वजह से आधी रात को यहाँ भटकना पड़ रहा है। भगवान करे जल्दी मिल जाए, नहीं तो हड्डियां जम जाएंगी मेरी। तभी वहां काफी घना कोहरा छाने लगा और बिरजू को झील के उस पार से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। बिरजू ने अपनी पुरानी लालटेन उस तरफ उठाई, आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। ये कौन है इतनी रात को? और और इसके बर्फ पर पैरों के निशान क्यों नहीं बन रहे? बिरजू के पैर वहीं जम गए जैसे बर्फ ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। वो आकृति अब बहुत करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि उसकी बर्फीली सांस बिरजू को महसूस होने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो बस अपनी भेड़ें ढूंढ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। अगले ही पल लालटेन उसके कांपते हाथ से छूटकर बर्फ में जा गिरी और बिरजू की डरावनी चीख रात के गहरे बर्फीले सन्नाटे में हमेशा के लिए खो गई। अगली सुबह गांव वालों को झील किनारे सिर्फ एक बुझी हुई लालटेन और बर्फ पर बिखरे भेड़ों के ऊन के टुकड़े मिले। बिरजू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसी हफ्ते इशिता दिल्ली से शीतगढ़ लौटी थी, अपनी दादी की 13वीं में शामिल होने के लिए। महीनों बाद अपने बचपन के गांव आई थी वो। छोटा सा लकड़ी का घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खचाखच भरा हुआ था। धूप, अगरबत्ती और गर्म चाय की खुशबू हर तरफ फैली थी, पर हर एक चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे सब कुछ छुपा रहे हों। चाचा, कितने साल हो गए आपको देखे हुए। आप बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही लगते हैं। इश्तु बहुत बड़ी हो गई बेटा, बिल्कुल अपनी दादी जैसी लगने लगी है अब। वही आंखें, वही हंसी। रात का खाना खत्म होते होते गांव के कुछ लोग धीरे धीरे विदा होने लगे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जगदीश चाचा ने इशिता को अलग छोटे से कमरे में बुलाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी। निशिता बेटा, जानता हूं तू बड़ी हो गई है, शहर में रहती है, अपनी जिंदगी है तेरी, पर मेरी एक बात मान लेना आज, वादा कर मुझसे। जी चाचा, बोलिए, क्या बात है। 12 बजे के बाद अकेली बाहर मत निकलना, और अगर बर्फ पर कोई सफेद परछाई दिखे जिसके पैरों के निशान ना हो, तो सीधा घर की तरफ भागना। भूल कर भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर मत देखना। चाचा, ये सब क्या है? कुछ हुआ है क्या? उसे लोग यहाँ रांतस कहते हैं बेटा। बर्फ में बिना पैरों के निशान छोड़े चलने वाली एक स्त्री की भटकती हुई आत्मा, जो एक बार उसे साफ देख ले तो वो गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? मतलब मर जाता है क्या? कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता क्या होता है असल में। बस इतना सब जानते हैं कि वो लौट कर कभी नहीं आता। कल रात बिरजू भी ऐसे ही गायब हो गया। उसकी भेड़ें अकेली झील किनारे भटकती मिली। वो खुद कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसकी बुझी लालटेन पड़ी थी वहां। बिरजू चाचा गायब हो गए? ये तो सच में बहुत बुरी खबर है चाचा। पर हो सकता है वो कहीं भटक गए हों। इतनी घनी बर्फ में रास्ता खो देना कोई असामान्य बात तो नहीं। ठंड में इंसान बेहोश भी हो सकता है।
इशिता, इसलिए कह रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं है, ना ही ये सिर्फ भटकने की बात है। मेरी बात को गांठ बांध ले। रात को दहलीज पार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जी चाचा, जैसा आप कहें, मैं वादा करती हूँ। इशिता ने ऊपरी तौर पर वादा तो कर लिया, पर उसके पढ़े लिखे शहरी मन में एक सवाल कुलबुलाने लगा था। क्या सच में इतना पढ़ा लिखा समझदार गांव अब भी ऐसी पुरानी कहानियों पर यकीन करता है, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? रात के खाने के बाद इशिता अपने बचपन के दोस्त मोहित से लकड़ी के ठंडे बरामदे में मिली। क्या सोच रही हो इशिता? लगता है चाचा की रातस वाली कहानी सुनकर सच में डर गई हो तुम। चेहरा देखो अपना। सच कहूँ मोहित, ऐसा लगता है हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। बिरजू चाचा शायद रास्ता भटक गए होंगे, या बर्फीले तूफान में गिरकर कहीं बेहोश पड़े होंगे, या फिर किसी दूसरे गांव पहुंच गए होंगे रात में। इसमें भूत प्रेत आत्मा ये सब कहाँ से आ गया बीच में? इशिता, मैं भी शुरू में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता था। यकीन मानो मेरी बात। पर यहाँ हर 1-2 साल में कोई ना कोई पूर्णिमा की रात अचानक गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। ये सिलसिला मेरे दादा के जमाने से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है ये। अच्छा एक बात सुन, मुझे दादी की पुरानी लकड़ी की संदूक में इसी झील के बारे में एक पुरानी डायरी मिली थी कल। शायद उसमें इस सब की असली वजह लिखी हो। मैं थोड़ी देर के लिए झील की तरफ जा रही हूँ। कुछ तस्वीरें भी लेनी है मुझे अपने ट्रैवल व्लॉग के लिए। इतना खूबसूरत नजारा फिर कब मिलेगा? अभी? इस वक्त? इशिता रुक जा यार, 11 बज चुके हैं और आज तो पूर्णिमा भी है। वही रात जिसके बारे में चाचा ने अभी अभी तुझे बताया। अरे कुछ नहीं होगा मोहित, मैं बस 10-15 मिनट में लौट आऊंगी, वादा है। तू तो बचपन से ही डरपोक रहा है, याद है ना कैसे पेड़ के साए से भी डर जाता था तू? ठीक है, पर जल्दी लौटना प्लीज। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा माहौल है। इशिता हाथ में पुरानी लालटेन लिए घर की दहलीज पार कर बर्फीले चांदनी में डूबे अंधेरे में उतर गई। पीछे मोहित की चिंतित आधी अधूरी आवाज हवा में ही रह गई। जमी हुई विशाल झील चांदनी में किसी टूटे शीशे की तरह चमक रही थी। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ खामोश खड़े थे। इशिता किनारे किनारे धीरे धीरे चलती हुई अपने फोन में तस्वीरें ले रही थी, जब अचानक उसकी नजर झील के उस पार पड़ी। वो कौन है इतनी रात को झील के उस पार? इतनी दूर कोई अकेला क्या कर रहा है? दूर बर्फ पर एक सफेद आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले, जैसे किसी ने बर्फ में एक मूर्ति गाड़ दी हो। इशिता ने आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था, पर वो आकृति वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हवा एक पल के लिए पूरी तरह थम गई थी, जैसे पूरी वादी ने सांस रोक ली हो। इशिता वहीं जमी खड़ी रही, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ, आंखें झील के उस सूने बर्फीले किनारे पर टिकी हुई, जहां अभी अभी कुछ था और अब वहां कुछ भी नहीं था। इशिता जैसे ही घर की तरफ जाने लगी, हवा में एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, किसी पुरानी लोरी जैसी, पर उसमें एक अजीब सी गहरी उदासी घुली हुई थी, जो सीधा दिल तक उतर जाती थी। ये आवाज कोई गाना गुनगुना रहा है क्या इतनी रात को? कोई और भी है क्या यहाँ आसपास मेरे अलावा? जिज्ञासा और थोड़ी लापरवाही में इशिता आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ी। झील किनारे एक पुराने विशाल चिनार के पेड़ के पास उसे बर्फ में पड़ा हुआ कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा दिखाई दिया। ये कढ़ाई, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी दादी की पुरानी शादी की तस्वीरों में उनके शॉल पर दिखती थी। ये यहाँ इस सुनसान झील किनारे कैसे आया आखिर? कुछ ही कदम दूर
वही सफेद आकृति चुपचाप खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, न कोई हरकत, न कोई आवाज। सफेद कपड़ों में लिपटी वो आकृति चांदनी के बीच ऐसी खड़ी थी जैसे बहुत देर से वहीं किसी का इंतजार करार कर रही हो। आप कौन हैं? मुझे कुछ नहीं करना आपसे, दूर रहिए मुझसे प्लीज। इशिता ने बिना एक पल गवाए उस कपड़े को उठाया और वहां से दौड़ लगा दी। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, फिर भी उसे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ पर बिना आहट के उसके एकदम साथ साथ चल रहा हो। इशिता आखिरकार घर तक पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है। अगली सुबह गांव में एक अलग ही तरह की हलचल थी। रात को एक और आदमी गायब हो गया था, केशव, जो अपने भाई बिरजू को ढूंढने अकेला निकला था। चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें थीं। औरतें घरों के दरवाजों पर खड़ी फुसफुसा रही थीं। जगदीश चाचा और मोहित ने मिलकर बाकी गांव वालों के साथ जंगल और झील का पूरा इलाका छानने का फैसला किया। आत्मो सब लोग 2-2 के जोड़े में बंटो। कोई भी अकेले मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और सूरज ढलने से पहले हर हाल में वापस आ जाना, समझे सब? सभी वहां से चले जाते हैं। तभी इशिता उसी कपड़े के साथ वहां आती है। चाचा, ये मुझे कल रात झील के किनारे मिला था, एक चिनार के पेड़ के नीचे। ये देखिए, ये कढ़ाई दादी की पुरानी शादी की तस्वीर वाले शॉल जैसी लगती है मुझे। कपड़ा देखते ही जगदीश चाचा का चेहरा एकदम उतर गया। उनके हाथ हल्के से कांपने लगे और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश पत्थर बने खड़े रहे। ये शॉल तो खैर, अभी से छोड़ो बेटा, अभी वक्त नहीं है इस बारे में विस्तार से बात करने का। मोहित, इशिता, तुम दोनों झील के पूर्वी किनारे की तरफ देखो। मैं और रत्ना चाचा पश्चिम की तरफ जाते हैं। मोहित और इशिता एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हुए जंगल के अंदर बढ़े। बर्फ पर पदचिन्हों का एक अजीब टूटा फूटा सिलसिला उन्हें धीरे धीरे एक गुफा जैसी अंधेरी संकरी जगह तक ले गया। इशिता देख, ये पद चिन्ह यहीं आकर अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे कोई इंसान अचानक हवा में उड़ गया हो या जमीन के अंदर धंस गया हो। मोहित, वापस चलते हैं प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ, कुछ गड़बड़ है इस जगह में। बस 1 मिनट, शायद केशव चाचा यहीं कहीं हो, जख्मी पड़े हो, शायद मदद का इंतजार कर रहे हो। तभी उस अंधेरी जगह के अंदर कुछ पल के लिए एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो बस एक पल के लिए वहां खड़ी रही, फिर अंधेरे में गायब हो गई। कोई है? भागो इशिता, अभी भागो, पीछे मत देखना। दोनों बिना पीछे देखे गांव की तरफ पूरी ताकत से भागे। पीछे गुफा के अंदर से एक तीखी दर्द भरी चीख गूंजी, जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। शाम ढलते ढलते पूरा गांव रत्ना चाचा के बड़े आंगन में इकट्ठा हो गया था। चेहरों पर डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। केशव और बिरजू दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला था। इसी उलझन और डर भरे माहौल के बीच गांव में रहने वाले विशाल की छोटी बेटी दीपू भी अचानक गायब हो गई। दीपू, मेरी बेटी कहाँ है? अभी तो यही मेरे बगल में खड़ी थी, हाथ पकड़े हुए। किसी ने देखा उसे कहीं? पूरा गांव दीपू को ढूंढने घरों, गलियों और बर्फीले खेतों में बिखर गया। कुछ ही देर बाद विशाल के अपने घर से उसकी पत्नी की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। विशाल, जल्दी आओ जल्दी, दीपू के कमरे की खिड़की के बाहर वो वही खड़ी है, हिल भी नहीं रही। विशाल दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचा। खिड़की के बाहर बर्फ में वही सफेद आकृति खड़ी थी, जैसे अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ रही हो। दीपू कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थी, कांपती हुई। दीपू, बेटा बिल्कुल भी मत डरो, पापा हैं यहाँ, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना यहाँ।
तभी जगदीश चाचा को कुछ याद आया। विशाल, खिड़की के पास कोई लोहे की चीज फौरन रखो, जल्दी करो। मुझे अभी अभी याद आया, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रांतस लोहे की गंध और उसकी ठंडक से डरती है। विशाल ने कांपते हाथों से रसोई से भारी लोहे का बर्तन उठाया और उसे सीधे खिड़की के सामने पटक दिया। बाहर से एक तीखी गुस्से से भरी फुफकार सुनाई दी और वो सफेद आकृति धीरे धीरे गुस्से में कोहरे की तरह अंधेरे में खुलकर गायब हो गई। सबने राहत की एक लंबी कांपती सांस ली, पर जगदीश चाचा के मन में एक बात बिल्कुल साफ थी। ये सिर्फ एक छोटी अस्थाई जीत थी। रंतस अब पूरी तरह जाग चुकी थी, गुस्से में थी और उसका असली मकसद अभी भी अधूरा था। उसी रात देर से जगदीश चाचा के घर के दरवाजे पर आवाज आई। दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़े पीर बाबा खड़े थे। आइए बाबा, अंदर आ जाइए, इतनी ठंड में बाहर मत खड़े रहिए। पीर बाबा अंदर बैठ गए। इशिता और मोहित भी वहीं बैठे थे। शुक्रिया बेटा, पर तुम सबके चेहरों पर इतनी परेशानी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? बाबा, लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं, तभी आपको खबर नहीं। कुछ दिनों से गांव पर बड़ा संकट है। लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कोई उन्हें ले जा रहा है, रांतस नाम की कोई आत्मा। रांतस नाम सुनते ही पीर बाबा हैरान रह गए। उनका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। क्या क्या कहा तुमने? रांतस? वो फिर से आ गई? बाबा, आप उसे जानते हैं क्या? बाबा, आप उसे पहचानते हैं? बताइए हमें प्लीज। पीर बाबा की आंखों के सामने सालों पुराना एक मंजर धीरे धीरे घूम गया। एक ऐसा मंजर जो आज की इस बर्फीली अंधेरी खामोश वादी से बिल्कुल अलग था। धूप से जगमगाता एक पुराना ऊंचा हवेली नुमा घर, बगीचे में खिले सेब के फूल, जहां दो सगी बहनें हंसती खेलती दौड़ती भागती बड़ी हो रही थीं। बहुत साल पहले इसी गांव में राबिया और जूनी नाम की दो बहनें रहती थीं। राबिया बड़ी थी, तंत्र विद्या जानती थी। जूनी छोटी और सीधी। दोनों ने वादा किया था, साथ नहीं छोड़ेंगी कभी। इसकी निशानी के तौर पर एक चांदी की कड़ी बांटी थी, आधा आधा टुकड़ा। फिर एक दिन गांव की जमींदार ने जूनी को शादी का प्रस्ताव भेजा। राबिया को नजरअंदाज कर दिया गया। राबिया बस इतना चाहती थी कि ये शादी किसी तरह टूट जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली पूर्णिमा की रात उसने झील किनारे चुपके से एक तंत्र मंत्र किया, जूनी और जमींदार दोनों के नाम लेकर। अगली सुबह पूरा गांव सन्न रह गया। न जूनी कहीं मिली, न जमींदार। दोनों जैसे हवा में गायब हो गए हो। ना कोई निशान, ना कोई सुराग। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो राबिया को भी नहीं पता था वो दोनों कहाँ गए? नहीं बेटी, वो तो बस शादी रुकवाना चाहती थी। इतना बड़ा अनर्थ करने की उसकी नीयत कभी नहीं थी। पर तंत्र मंत्र का हिसाब कोई नहीं जानता। वो किसी और ही राह पर ले गया दोनों को, और राबिया खुद भी नहीं समझ पाई क्या हुआ। राबिया को एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसने अपनी ही बहन को हमेशा के लिए खो दिया। पछतावे ने उसे पागल कर दिया। वो हर पूर्णिमा को उसी झील किनारे जहां उसने तंत्र किया था, जूनी को ढूंढती रही, जब तक खुद भी उसी बर्फ में समा नहीं गई। तभी से वो रांतस बनकर भटकती है, अपनी बहन को ढूंढते हुए, और हर उस इंसान को खींचती है जो उसे जूनी जैसा लगे या जिसने वादा तोड़ा हो। बाबा, दादी की डायरी में एक लाइन लिखी थी, जो कर्ज बहनों के बीच रह जाए वो ब्याज सहित लौटता है।
क्या इसका मतलब यही है? तुम्हारी दादी जानती थी बेटी, शायद इसीलिए उन्होंने कभी ये कहानी तुम्हें नहीं सुनाई। डरती थी कि तुम भी इसमें खिंच जाओगी। पर बाबा, वो अब घर के अंदर तक क्यों आने लगी है? पहले तो सिर्फ झील और जंगल तक ही सीमित थी। क्योंकि कोई उसकी कब्र को छेड़ चुका है बेटा। जब 7 सिद्ध पंडितों ने राबिया को बांधा था तो उन्होंने झील किनारे एक छोटा मंदिर बनाया था। उसकी राख वहीं दबाई थी और शर्त रखी थी, कोई उस जगह को ना छुए, वरना बंधन कमजोर पड़ने लगेगा। ये ताजी खुदी मिट्टी, ये चाबी, इसका मतलब है कोई हाल ही में वहां गया, कुछ निकाला। जितनी ज्यादा खलल पड़ेगी उतनी ही वो ताकतवर और बेकाबू होती जाएगी। पर कौन कर सकता है ऐसा बाबा? गांव में तो सब इस कहानी से डरते हैं। पता नहीं बेटा, शायद कोई भूला भटका राहगीर हो, या शायद कोई जो जानबूझकर ये चाहता हो। अभी उस सवाल का जवाब ढूंढने का वक्त नहीं है। पहले रांतस को रोकना जरूरी है। बाबा, आपने कहा 60 पंडितों ने बांधा था उसे। वो कैसे हुआ था? क्या वैसा ही कुछ हम फिर से कर सकते हैं? वो 7 दिन का काम था बेटी। हर दिन एक पंडित एक दिशा संभालता था। आज हमारे पास ना वो वक्त है, ना उतने लोग। हमें छोटा रास्ता ढूंढना होगा जो कम वक्त में भी काम आए। तो अब समय कम है हमारे पास। हाँ, अभी भी एक रास्ता है। राबिया की राख झील के तले उसी तांबे के कलश में दबी है, अधूरी रस्मों के साथ। अगर वो कलश निकालकर चांदी की उसी कड़ी के साथ पूर्णिमा की सुबह पहली किरण से पहले झील में विसर्जित कर दें तो राबिया को मुक्ति मिल सकती है। पर अब देर मत करना, अगली पूर्णिमा से पहले ये काम होना ही चाहिए। पर बाबा, कड़ी कहाँ मिलेगी? कड़ी का आधा टुकड़ा इशिता की दादी के पास था। तुम्हारी दादी राबिया की परपोती थी। वो टुकड़ा उनकी संदूक में मिलेगा, उसी संदूक में जहां वो डायरी रखी थी। मुझे याद है, एक पुराना आधा टूटा गहना है संदूक में। मैं इसे साधारण जेवर समझती थी। तो वो वही है बेटी। अब वक्त है इस पुरानी कहानी को खत्म करने का, पर आसान नहीं होगा। एक बात और बता दूं, जिन 7 पंडितों ने राबिया को बांधा था उनमें से एक मेरे परदादा थे। ये कहानी मेरे खानदान में भी उतनी ही पुरानी है जितनी तुम्हारे। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा घाट तक। आप चलेंगे बाबा? इस उम्र में? मेरे परदादा का अधूरा काम है ये जगदीश, मुझे भी वहां होना चाहिए। पीर बाबा की पूरी बात सुनने के बाद जगदीश चाचा, इशिता और मोहित सीधे रत्ना चाचा के घर पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी, पर वक्त दबाने की गुंजाइश नहीं बची थी। रत्ना उठो, बहुत जरूरी बात है। रत्ना चाचा नींद से जागकर दरवाजा खोला। तीनों के चेहरे देखकर ही समझ गए कुछ गंभीर बात है। इस वक्त क्या हुआ जगदीश? अंदर बैठकर जगदीश चाचा ने पूरी बात बताई। पीर बाबा का यूं अचानक आना, रांतस की असली कहानी, राबिया और जूनी, वो चाबी और वो कलश जो झील के तले दबा है। तो ये सब सच में हो रहा है? इतने सालों से जो बस एक कहानी लगती थी। रत्ना चाचा, अब वक्त नहीं है हमारे पास। अगली पूर्णिमा से पहले कुछ करना होगा, वरना और लोग। ठीक है, बताओ क्या क्या चाहिए, अभी से लग जाते हैं। पीर बाबा ने कहा है, कलश को बाहर निकालकर उसी के सामने मंत्र पढ़ना होगा। शायद तभी राबिया की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो फिर देर किस बात की? कलश निकालने के लिए जो चाहिए उसका इंतजाम करते हैं। 7 दिए, सरसों के दाने और कुछ लोहे की कीलें। पीर बाबा ने कहा है, इनसे कलश के चारों तरफ एक घेरा बनाना होगा।
कलश निकालने का काम मैं और जगदीश चाचा कर लेंगे। ठीक है, बाकी सामान मैं देखता हूँ। मैं कलश और कड़ी के साथ मंत्र पढ़ूंगी। पीर बाबा ने सिखा दिया है मुझे। इशिता, ये खतरनाक है। तुझे ही क्यों करना है? क्योंकि चाचा, मैं भी राबिया के खानदान से हूँ। शायद इसीलिए मुझे ये सब सबसे पहले दिखा। लगता है ये मेरा ही काम है। और अकेली नहीं जाएगी तू, हम सब साथ रहेंगे घाट पर। कोई किसी को छोड़कर नहीं भागेगा, चाहे कुछ भी दिखे। सब ने उसी रात तैयारी शुरू कर दी। किसी के पास गलती की गुंजाइश नहीं थी। आधी रात के बाद वे सभी झील के पुराने घाट पर इकट्ठा होते हैं। 7 दिए जलाए जाते हैं और लोहे की कीलें घाट के चारों तरफ गाड़ दी जाती हैं। सरसों के दाने पानी की तरह बिखेरे जाते हैं। पीर बाबा भी उनका साथ देने के लिए वहां आए हुए थे। डरना मत बेटी, मंत्र वही बोलना जो मैंने सिखाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी बाबा। कितनी देर और लगेगी? ज्यादा नहीं, बस कलश मिलते ही सब शुरू हो जाएगा। कुछ और मिट्टी हटाते ही फावड़े की चोट किसी कठोर चीज से टकराई। चाचा, लगता है नीचे कुछ है। ठीक है, निकालो उसे आराम से। मोहित कलश लेकर इशिता के पास गया और उसके सामने रख दिया। मोहित के कलश रखते ही इशिता पीर बाबा का सिखाया मंत्र धीमी आवाज में पढ़ना शुरू करती है। राबिया, बहुत हो गया। अब जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, बस एक गलत रात थी। अब छोड़ दो ये सब, शांत हो जाओ। अचानक झील के बीचों बीच बर्फ टूट जाती है और फिर बर्फ के ऊपर एक सफेद परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन अचानक रुक जाती है। देखो, कीलें रोक रही हैं उसे। इशिता, जल्दी करो। घेरा काम कर रहा है। इशिता, मंत्र मत रोकना। राबिया, अब तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। जूनी को ढूंढना बंद करो, मुक्त हो जाओ। इशिता ने मुट्ठी भर सरसों के दाने उसके रास्ते में फेंक दिए। रामतस अचानक पीछे हट गई। इशिता, अभी मंत्र पूरा करो। मुक्त हो जाओ राबिया। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर बर्फीली हवा में घुल जाता है और फिर वो पूरी तरह गायब हो जाती है। जगदीश, जल्दी वो कलश झील में फेंक दो। जगदीश जल्दी से जाकर उस कलश को झील में डाल देता है। घाट पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। शायद अब राबिया को शांति मिल गई। सब ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा 20 साल पुराना ये डर आखिरकार खत्म हो चुका था। गांव वाले लौटने के लिए मुड़े ही थे कि तभी चाचा जी, वो देखो, झील के बीच में कोई और है। सबकी नजरें झील की तरफ मुड़ी। बर्फ की नई परत के नीचे से एक और सफेद परछाई उभर रही थी। इस बार चेहरा साफ दिख रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। अगर वो रांतस राबिया की आत्मा थी, तो झील के बीच खड़ी ये दूसरी परछाई आखिर कौन है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।